हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th के ही एक नई कविता के साथ। चैप्टर नंबर 5, उत्साह अट नहीं रही है। जी हां बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 क्षितिज की काव्य खंड से। पाठ 5 लिखा है हमारे एक और छायावादी कवि। इससे पहले हमने पढ़ा छायावादी प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य। अब फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, जो कि छायावादी कवि रहे हैं, रचित उत्साह और आत्मकथ्य। इसी के साथ हम देखेंगे कि बारिश के समय या गर्मी के बाद किस तरह से वर्षा का आगमन किया जाता है और किस तरह से बादलों का आह्वान गीत, बादलों को बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे फागुन की सुंदरता। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उत्साह अट नहीं रही है। और उत्साह अट नहीं रही है को शुरू करने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को समझते हैं, जानते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, कहां उनका जन्म हुआ, क्या उपलब्धियां हैं और कितने प्रसिद्ध वे छायावाद में कैसे आए, जानते हैं। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देख सकते हैं आप। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। ये मूलतः गढ़ाकोटा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक, सिर्फ 9वीं तक महिषादल में ही हुई। जहां उनका जन्म हुआ था वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 9वीं तक की शिक्षा हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना मैंने कि अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, हम स्वयं के बलबूते पर अपनी पहचान बनाते हैं, वही इन्होंने किया। रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। 1889 से 1961 इनका जीवन काल रहा। 1899 टू 1961। ओके, निराला जी। चलिए तो चलते हैं हम कविता की तरफ। कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है, अलंकारों की अनुभूति होती है। और अलंकार तो अब आपको भली भांति आ चुके हैं। कवि कहते हैं, बादल गरजो। देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूं कि जब बरसात का मौसम होता है किस तरह से बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, चारों तरफ जैसे अंधकार सा छा जाता है। और उन्हीं बादलों से कवि प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो उत्साह कविता आवाहन गीत है। बुलाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि बादल अब तो गरजो। गरजो क्यों किया है, क्यों कहा है, वो आपको मैं बताने वाली हूं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से बादलों को पुकारा है, बादलों से प्रार्थना की है। और कब की है वो ध्यान से सुनिए। भीषण गर्मी के बाद जब संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्राणी जगत पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा होता है और तप्त धरा, एकदम से धरती तप जाती है और ऐसा लगता है कि कहीं से बारिश आ जाए ताकि हमारे मन को, अर्थात हर एक प्राणी जन के मन को शीतलता मिल सके। उसी समय कवि ने उसी स्थिति का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है, बादल गरजो। और एक बात बेटा, प्रत्यक्ष रूप से तो कवि बादलों से प्रार्थना करते हैं, बादलों को पुकारते हैं। आवाहन मीन्स बुलाना, ठीक है, आवाहन करते हैं। और परोक्ष रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने उन क्रांतिकारियों की ओर भी इशारा किया है। लिखा नहीं है यहां पर कहीं भी, लेकिन बादलों को क्रांतिकारी का प्रतिरूप भी माना है। कैसे कि जब क्रांतिकारी आते हैं, कब आते हैं क्रांतिकारी, कब समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है। चलते हैं थोड़ा सा हम 1947 से पहले, जब हमारी भारत भूमि अंग्रेजों के अधीन थी।
किस तरह से अंग्रेजी शासन हमारी मातृभूमि को, भारतवासी को जंजीरों में जकड़ कर रखते थे और प्रताड़ित करते थे। 9th में एक हमने पोयम पढ़ी थी, कोकिल बोलो तो, कैदी और कोकिला, है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो यहां पर बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने क्रांतिकारियों को भी स्मरण किया है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने आकर गुंजायमान होकर, नारे लगाकर, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से मातृभूमि भारत भूमि को आजाद कराने में अपने खून की, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक को न्यौछावर कर दिया। इतना क्लियर हुआ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि बादल अब तो गरजो। अब देखिए प्रश्न फिर यहां पर आता है कि कवि ने बादलों से गरजने के लिए ही क्यों कहा। डायरेक्टली ये भी तो कह सकते थे कि बादल बरसो, क्यों कहा होगा। कवि ने बादलों से गरजने के लिए इसलिए कहा कि जब कोई चीज या कुछ गर्जना के साथ होता है तो उसमें उत्साह होता है, और वो जो गर्जना रहती है वो चारों ओर, चहुं दिशाओं में फैल जाती है, जिससे जहां जहां भी त्राही त्राही मची होती है उनको एक आहट मिल जाती है, एक सूचना मिल जाती है, एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, एक उत्साह, एक उमंग की लहर दौड़ जाती है कि अच्छा, अरे वाह, बादल गरजे, लगता है बारिश होगी। बादल गरजेंगे, यहां आवाज जाएगी दूर दूर तक। तो जहां जहां तक कष्ट सह रहे हैं लोग, जहां जहां तक पानी की एक एक बूंद के लिए ऐसा लग रहा है कि बस अब तो अंतिम सांस आने वाली है, उनके मन में फिर से जिजीविषा एक वो है ना। इसमें आपको बताऊंगी मैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जब होता है, अपने जीने की इच्छा की मन में चाह रखता है, तो किस प्रकार से यहां पर कवि ने कहा है कि जो तड़प रहे हैं, प्यासे जन हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए बादल गरजो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। ठीक है। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर आसमान, धरा पर जो धरा है वो धाराधर है। धरा मीन्स पृथ्वी, और एक और धरा मीन्स रखा है। बुंदेलखंडी या ग्रामीण आंचलिक शब्द आपने सुना होगा कि वहां धरा है। मेरे संग की औरतें में एक चैप्टर था ना, जो दादी माँ थी, एक चोर को उन्होंने सही राह पर लाया था, तो भगवान ने यही कहीं धरा है एक शब्द आया था। तो धरा अनेकार्थी शब्द है, इसके वाक्य अनुसार अर्थ में अंतर आ जाते हैं। ठीक है। धाराधर मीन्स आसमान को कहा है। तो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो कवि ने उनकी कल्पना की है छोटे बच्चे के घुंघराले बालों की तरह। घुंघराले बाल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। सुंदर सुंदर से काले काले बाल, बाल कल्पना कैसे पाले। एक तरफ उन्होंने काले घुंघराले बालों से बादलों की तुलना की है, दूसरी तरफ सफेद एकदम रुई, कॉटन, कपास, सॉफ्ट एकदम मुलायम, उससे भी उन्होंने बादलों की तुलना की है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। विद्युत छवि उर्मे, उर मीन्स क्या होता है? हृदय। जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा ना, जब बादल आ जाते हैं, बरसात का मौसम होता है तो बिजली चमकती है, एकदम बिजली ऐसे लहरती हुई चमकती नजर आती है, और फिर बादलों की आवाज आ जाती है। तो हम कहते हैं बिजली चमकी है, छोटे छोटे बच्चे कान बंद कर लो, अब बादल तड़कने वाले हैं, बादल गरजने वाले हैं। Have you experienced? Yes, बिल्कुल सही, हम सब ने अनुभव किया है। तो विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अर्थात कवि ने बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला कहा है, क्योंकि जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण प्राणी जगत है, प्यास से व्याकुल है, त्राही त्राही मचा है, ऐसा लग रहा है कि बस प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो जब बरसात होती है तो उनको नया जीवन मिल जाता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र इंद्र का एक अचूक शस्त्र है। ऋषि दधीचि, वज्र एक बहुत ही औजार है देवताओं का, जिसको ऋषि दधीचि की अस्थियों अर्थात हड्डियों से बनाया गया था। वो ऐसा वज्र मीन्स उसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। तो वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जिस तरह से वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता, उसी प्रकार जब आप गरजते हो तो बरसात तो होगी ही।
और जो प्राणी जगत है, जहां त्राही त्राही मची है, उनके मन को शीतलता मिलेगी, तप्त धरा को शीतलता मिलेगी और सबको जैसे नया जीवन मिल जाएगा। परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं कवि? क्रांतिकारियों को संबोधित करते हैं कि जब क्रांतिकारी आते हैं तो मन में उत्साह, एक रस है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर, वीर तो सुना है ना, वीरांगना, वीर है ना, झांसी की रानी आपने सुना होगा, कितने वीर सपूत देश की आजादी पर अपने प्राणों की बलि दे गए। तो इसमें बताया है कि विद्युत छिपा वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि जब क्रांतिकारी आते हैं, क्रांतिकारी जैसे कि बिफोर फ्रीडम, यदि हम चलें बिफोर फ्रीडम कि 1947 से पहले की यदि हम बात करें कि किस तरह से अंग्रेज हर एक भारतीयों पर अत्याचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, और जब उनको भूख लगती थी तो कुछ भी उनको खाने नहीं दिया जाता था। जब कभी जैसे तैसे रूखा सूखा खा लिया तो फिर ठूस ठूस कर और खिलाया जाता था। जब उनको किसी बात से प्रसन्नता होती थी उनको कोड़े मारकर रुला दिया जाता था, और आंसू आने पर उनसे कहा जाता था हंसो। मतलब हम अपनी स्वतंत्रता से, भारतीय अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी। बेटा आज हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। धन्य थे वे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी और हमारे लिए खुला आसमान छोड़ दिया। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जब आते हैं क्रांतिकारी तो बड़े जोश के साथ आते, उमंग के साथ आते, उत्साह के साथ आते। कभी आपने देखा है कि यदि वीरों में उत्साह नहीं होगा तो कैसा चलेगा? यदि कोई आए, जैसे झांसी, मतलब किसी का नाम नहीं लेते हैं, मान लीजिए कोई आता है वीर, मुझे युद्ध लड़ने जाना है, मेरी तलवार दे दो, ऐसे उठाएंगे, चलो मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, उत्साह है नहीं, उमंग नहीं, तो हारने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो जो क्रांतिकारी होते हैं, जो वास्तविक वीर होते हैं, उनके मन में जोश, उमंग, उत्साह इतना भरपूर होता है कि उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। तो जोश के साथ जब आते हैं तो गर्जना के साथ आते हैं, जैसे बादल गरजो वैसे ही क्रांतिकारी कुछ ना कुछ नारे लगाकर आते हैं, हर हर महादेव, जय भवानी, जो भी करते हुए, ताकि जोश और आसपास के जो प्रताड़ित जन है, जो जनता है, जो पीड़ित है, उसको ये पता चल जाए कि अब हमारी रक्षा के लिए कोई आ रहा है, ताकि उनके मन में जीने की इच्छा अर्थात जिजीविषा उत्पन्न हो जाए और वे किसी भी तरह अपने आप में निराश ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया? इसलिए बादलों को गरजने के लिए कवि ने कहा है, ना कि बरसने के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान करते हैं। कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो, जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया जोश, एक उत्साह भर दो, क्योंकि जब गर्जना होगी, जोश होगा, तो हर एक मन को एक नया जीवन मिलेगा, एक नई जोश और उमंग मिलेगा, जिससे कहते हैं ना, 5 उंगली तो बन गई मुट्ठी और एकता में ही बल है। तो इस प्रकार से गर्जना एकता का प्रतीक है और जब एकता हो जाती है तो फिर उसको हराना तो असंभव ही हो जाता है। देखिए, यहां पर कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले गोल गोल छल्ले का, जैसे घुंघराले बाल, बादलों तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो, यानी जैसे छोटे बच्चे की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदलते रहते हो। कभी घुमड़ कर यहां चले जाते हो, कभी घुमड़ घुमड़ कर वहां चले जाते हो, कभी ऐसा लगता है आवाज यहां से आई है, नहीं 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 यहां से नहीं, शायद वहां से आई है। अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जिस तरह से छोटे बच्चे की जो आदतें रहती हैं, जो कार्य रहते हैं, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है अगले ही पल। ठीक वैसे ही बादलों की तुलना छोटे बच्चे से की है।
कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा, आकाशीय बिजली, जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा ना, अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में भी देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। अब देखिए, कवि लोगों को नवजीवन कैसे देते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कवि की कविताएं जो भी होती हैं वो कैसे नवजीवन का संचार करती हैं? यस, देखिए सुनिए, उस समय जब अधिक अखबार नहीं थे, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, टेलीविजन्स नहीं थी, है ना, ये जो इंटरनेट है वो नहीं था, तब क्या करते थे? तब कवि की कविताएं, उस समय जो रचनाएं होती थी वो जन जन तक, जैसे जहां तक पहुंचती थी, कवियों की रचना के माध्यम से ही जन में जागृति होती थी। बहुत से कवि जेल में बंद रहते थे लेकिन रचनाएं जरूर करते थे और वो किसी भी भांति से अपने आप को कष्ट में डालकर लोगों तक वे रचनाएं पहुंचाते थे कि आखिर क्या हो रहा है और क्या हमें करना है। उनकी रचनाओं को पढ़कर हर एक भारतवासी के मन में नई चेतना का संचार होता था, उनके मन में नई इच्छा जागृत होती थी कि अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे तो हम अंग्रेजों को जरूर ना को चने चबवा देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो साहित्य, कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साहित्य है वही समाज है और जो समाज है वही साहित्य में लिखा होता है। तो साहित्य को समाज का पूरक माना गया है, साहित्य और समाज अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। जैसे ही बरसात होती है, नए नए छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं, अंकुर आ जाते हैं बीज में, है ना, नए नए फूल आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं और सृष्टि फिर से हरी भरी और सुंदर हो जाती है, मनमोहक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब क्रांतिकारी आते हैं तो जो पीड़ित जन है, जो पीड़ित जनता है, उसमें एक नई उमंग की, एक आशा की लहर आ जाती है और नए जोश के साथ वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गॉट इट बेटा? चलिए, दूसरा काव्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए क्या कहते हैं कवि, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन मीन्स अनमने। ये शब्द आपने सुने ना कि आज बड़े व्याकुल से नजर आ रहे हैं, आज बड़े अनमने से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? ठीक हो, तबीयत ठीक है? तो जब बरसात नहीं हुई और भीषण गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है, एक भी कुछ ना, मतलब पानी की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि बस अब जीवन का अंत आने वाला है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो कवि ने उस समय बादलों से प्रार्थना की, उस समय ही बादलों से आह्वान किया, उनको बुलाया, उनको पुकारा कि बादल गरजो, ताकि आपकी बरसोगे, ठीक है, कुछ समय बाद बरस जाना, लेकिन जब आपकी गर्जना सब में पहुंच जाएगी तो उनके मन को एक उम्मीद तो आ जाएगी और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ठीक है, जो व्याकुल थे, जो अनमने से मन थे, विश्व के निदाग के सकल जन, संपूर्ण विश्व, निदाग के सकल, सकल मीन संपूर्ण जगत, व्याकुल था, अनमना था, दुखी था, परेशान था और ऐसा लग रहा था कि प्रभु जल्दी से अब हमें अपने पास बुलाने वाले हैं, क्योंकि अब तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और फिर क्या हुआ? पता ही नहीं चला कि पूरब से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए या दक्षिण से आए, पता ही नहीं चला कि कहां से अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इतना घन घोर घटा छा गई कि मौसम में बहार आ गई। ऐसा लगा घटा को देखकर कि अब तो प्यासों को पानी मिल जाएगा, मृत्यु को अमृत मिल जाएगा। ठीक है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस प्यासी धरती को की प्यास बुझा दो, तप्त धरा को ठंडक या शीतलता प्रदान कर दो, जो व्याकुल मन है उनको प्रसन्न कर दो, जो अनमने से मन है उनको एक नया जीवन प्रदान कर दो, बादल गरजो। कवि की जो प्रार्थना है बादलों के प्रति, कवि ने अपनी काव्यगत विशिष्टताओं के साथ, अपनी सुंदर भाषा के साथ इस कविता में पिरोया है। आया समझ में? देखिए,
उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भी छायावादी कवि हैं, ध्यान से सुनिएगा, तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। उन मन मीन्स अनमने, कहीं मन न लगना। कवि आगे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरा को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में नया उत्साह भर दो। यहां पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की तो कोई निश्चित दिशा ही नहीं होती, कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। आया समझ में? आया बेटा समझ में? उत्साह कविता। बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है, विद्युत छवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आ गया है ना कि सबसे पहले बादलों की तुलना की है छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से, रुई या कपास जैसा भी कहा है, फिर उनको वज्र की संख्या भी दी है, नॉट संख्या, संज्ञा दी है, ठीक है। जिस तरह से वज्र का प्रहार अचूक रहता है उसी तरह से जब बादल गरजते हैं तो बरसात निश्चित होती ही है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, किसी को पता नहीं रहता कि बादल कहां से आने वाले हैं, बरसात कहां से होने वाली है, और वो आ जाते हैं और झमाझम बरसात होने लगती है और धरती को मानो चैन और सुकून मिल जाता है और हर जो व्याकुल प्राणी था जिसका मन कहीं नहीं लग रहा था वो पूर्ण रूप से पानी की बूंदें बौछारें पड़ते ही तृप्त हो जाता है। ओके, निराला जी के इसी पाठ में एक और कविता है, अट नहीं रही है, ठीक है। अब यहां पर हमने उत्साह कविता में क्या देखा बेटा? बादलों का वर्णन। बादलों का वर्णन कविता में दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बादलों का वर्णन है, परंतु परोक्ष रूप से क्या है? क्रांतिकारियों को संबोधित किया है कि जिस तरह से क्रांतिकारी जोर शोर से आते हैं नारे लगाते हुए हर हर महादेव जय भवानी, तो जो प्राणी जगत है, जो प्रताड़ित जन है, उनमें भी एक आशा की लहर दौड़ जाती है कि चलो अब तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन होकर ही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उत्साह कविता हमने पढ़ी और समझी। अब पाठ 5 का ही सब जो टॉपिक है अट नहीं रही है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं कि अट नहीं रही है किस पर आधारित है। अट नहीं रही है कविता, अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है, असीमित। क्या नहीं समा रही है? क्या? फागुन की सुंदरता। क्या फागुन में क्या होता है? होली होती है, वसंत ऋतु होती है, यस वेरी गुड। तो फागुन में जो वसंत ऋतु होती है ना, उस वसंत ऋतु का वर्णन किया है कवि ने कि वसंत ऋतु में कितनी जो पृथ्वी की शोभा है, जो सुंदरता है, वो चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे चारों तरफ धरती से आकाश तक पृथ्वी दुल्हन सी सजी नजर आती है। रंग बिरंगे फूल, नए नए पत्ते, कभी हरे पत्ते तो कहीं लाल पत्ते, हर एक पेड़ जो रहता है सजा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो कवि निराला जी कहते हैं कि उनको फागुन की सुंदरता साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप लगती है। लक्ष्मी को श्री कहते हैं, श्री, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने लक्ष्मी से भी तुलना की है। अब लक्ष्मी का नाम सुनते ही, देवी लक्ष्मी का नाम सुनते ही इमेज आपके मस्तिष्क में आ गई होगी। मीराबाई यदि मैं बोलूं तब भी आ गई होगी। तो सजी धजी सी जो लक्ष्मी का रूप, एकदम पैसे बरसते हुए, गहने से लदे हुए, एकदम लक्ष्मी का स्वरूप, जब प्रकृति पूर्ण रूप से सजी धजी नजर आती है तो कवि यही कह रहे हैं इस कविता में कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब समा नहीं रही है, असीमित, इतनी अधिक सुंदरता, इतनी अधिक सुंदरता कि कवि चाहते हुए भी अपनी आंख उस सुंदरता से हटा ही नहीं पा रहे हैं। एक टक, आपलक, अनिमेष, आपलक मीन्स बिना पलक झपकाए, अनिमेष मतलब कंटिन्यू देखते रहना। तो कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंख नहीं हटा पा रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है उनको। तो देखिए पहले कविता सुनिए, अपनी किताब भी ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। अट नहीं रही है
आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्या है फिर? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं हरी पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री, जैसा कि मैंने आपको बताया श्री लक्ष्मी को कहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। क्लियर हुआ? अट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया, सट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया, पट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि समय से भी नहीं समा रही है। इतनी अधिक सुंदरता कि मतलब एक्सेस बहुत अधिक हो गई है उसकी सुंदरता की, समेट भी नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी, आभा मीन समझते हैं सुंदरता, इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर से दुल्हन बन गई हो। ठीक है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। देखिए, आभा फागुन की तन सट नहीं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अच्छी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, ना तो तूफान ना गर्मी। तो जो फूलों की सुगंध है वो हर घर में फूलों की सुगंध। अब घर घर पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हमने देखे हैं बाग बगीचे में फूल लगे हैं, जितनी जगह हर घर में आपको फूल नजर आएंगे, कहीं गमले में लगे हैं, कहीं पूरा जमीन बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पक्षियां चहचहाते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं, मंगलमय हो जाते हैं। उनका ये सबसे सुहावना मौसम लगता है, क्योंकि हर जगह नए नए पेड़ हैं, हरे हरे पत्ते हैं, फूल हैं, तो उनको अपने भोजन सामग्री भी बड़े आसानी से मिल जाती है। फल हैं, फूल हैं, तो वो पक्षी भी उड़ने को बस आतुर हैं कि जल्दी से उड़ें और इस नए से आकाश में विचरण करें। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फिर है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि हर तरफ हरी हरी डालियां हैं, कहीं लाल पत्तियां हैं, कहीं हरी पत्तियां हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल, लाल नीले हरे पीले गुलाबी, हर तरह के फूलों से प्रकृति एक दुल्हन की तरह नजर आती है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो और सजीव एक दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो। आया समझ में बेटा? उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का बहुत अच्छा वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई कोपलें रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, फागुन माह को उन्होंने तुम कहा है, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं। यह फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे में नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं और डाली डाली पर रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहां भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये अभी आपने देखा, कविता को सुना, कविता के भाव को समझा,
और जाना। आशा करती हूं आपको उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के भावार्थ समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूं, उत्साह और अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी ने किसका वर्णन किया है। उत्साह में बादलों का वर्णन किया है। बादलों का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करते हुए कवि ने बादलों से आह्वान किया है, बादलों से प्रार्थना की है, उनको बुलाया है। कब? भीषण गर्मी के बाद, कि बादल गरजो। क्यों गरजो? बरसो क्यों नहीं? इसलिए कि जब वे गरजेंगे तो जो भी धरती पर प्राणी जगत है उनको, उनके मन में एक आशा की लहर आ जाएगी और उनको एक नव जीवन की उम्मीद जाग जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ बादलों से कवि ने कहा है क्रांतिकारी का रूप, क्रांतिकारी की भी तुलना दी है कि जिस तरह से क्रांतिकारी जब आते हैं तो एक नए जोश और उमंग के साथ आते हैं, और जब क्रांतिकारियों की आवाज गुंजायमान होती है तो जो पीड़ित जन है, जनता जो पीड़ित है, जो शोषित है ना, जो शोषक वर्ग द्वारा जो शोषित जनता है, उसके मन में एक आशा की किरण आ जाती है कि चलो अब आए हैं कोई और अब जरूर समाज में सकारात्मक परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक है बेटा, आया समझ में उत्साह कविता में। वहीं पर अट नहीं रही है, पाठ 5 का ही एक और कविता है हमारी, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी ने फागुन की ऋतु का वर्णन किया है, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है, वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कहीं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट, पाट पाट मीन्स हर जगह। एक और ध्यान रखिए, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, हर जगह आपकी जो सुंदरता है फागुन मास या वसंत ऋतु, इतनी सुंदरता, इतनी असीमित सुंदरता, मनमोहक सुंदरता कि कवि चाहते हुए भी उस सुंदरता से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब मंद मंद जब हवा चलती है तो पुष्प की जो सुगंध रहती है वो वातावरण को महका देती है। ऐसा लगता है मानो बस यही धरती का स्वर्ग है और यही अपना जीवन व्यतीत करें। कवि ने यह भी कहा है फागुन से कि ऐसा लग रहा है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है फागुन मास, ऐसा लग रहा है वसंत ऋतु ने स्वयं तुम्हारे पंख आ गए हो और तुम आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो। पक्षियों का भी यही हाल है। वसंत ऋतु में पक्षी बहुत खुश नजर आते हैं, प्रसन्नचित नजर आते हैं, यहाँ चहकते हुए वहां चहकते हुए, क्योंकि उनके लिए पानी और जो अन्न का दाना रहता है, तिनका, ये सारी वस्तुएं जो रहती हैं, उनकी नेसेसरीज जो रहती हैं, वो वसंत ऋतु में भली प्रकार से उनको प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर एक प्राणी मीन्स जिसमें प्राण होते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या हम मनुष्य हो, सभी मनुष्य, सभी प्राणी जगत वसंत ऋतु के आगमन पर प्रसन्नचित नजर आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो, साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो और सजी हुई सुंदर दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो। अब यहां पर अलंकार की बात की गई है, मानवीकरण अलंकार है यहां पर, और मानवीकरण अलंकार आपने यदि बिल्कुल सुना होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा खाया, रूप निखराया, कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हम मानव है और इसमें कोई अति नहीं है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जिन काव्यों में मानवीय क्रियाओं का प्रयोग मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर अन्य कहीं किया जाए, तो यहाँ पर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, फूलों के लिए कहा है, हवा के लिए कहा है ना, प्रकृति की सुंदरता के लिए कहा है, वसंत ऋतु के लिए कहा है, इसलिए संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। समझ में आया बच्चों? यस, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं आपको यह कविता समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कक्षा 6 से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा, एकदम फ्री और बिल्कुल फ्री। कुछ भी दाम नहीं चुकाना है आपको। घर बैठे बैठाए आप
बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल हिंदी की बल्कि सभी विषयों की ऑनलाइन शिक्षा। आपको स्वयं अंतर नजर आएगा कि मैं क्यों कह रही हूं आपसे कि मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे बड़ा जज कोई नहीं है, आप स्वयं जज कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। आशा करती हूं आपको ये चैनल, ये चैप्टर, ये पाठ, ये शिक्षा बहुत अच्छी लगेगी और आप बिल्कुल ये याद रखिएगा कि भविष्य में एक सुयोग्य नागरिक आप बनेंगे और तब आप कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यस मैम, बहुत सही कहा था आपने और मैग्नेट ब्रेन्स कुछ ऐसा ही खास लेकर आया है। ना केवल एमपी बोर्ड्स बल्कि और भी बहुत सारे स्टेट्स को हम शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स रहेंगे। तो हमारी कक्षा 6वीं से 12वीं तक की जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें अपने आप को जोड़िए, अपने मित्रों से कहिए, अपने सहयोगियों से कहिए, अपने माता पिता से कहिए, अनुरोध कीजिए, प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।